बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। 2 खबरें तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से हैं। एक, इमरान खान साहब एक खुफिया मुलाकात करना चाह रहे थे, उस मुलाकात की खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि वो खुफिया मुलाकात कैसे नाकाम हुई। और फिर दूसरी खबर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक है, वो उनकी अडयाला जेल में बैठे एक नई फरमाइश है। अब कानून गया भाड़ में, कानून ले गया तेल लेने, लेकिन खान साहब ने फरमाइश कर दी है कि मेरी ये फरमाइश पूरी की जाए। इसके अलावा नाजरीन, तीसरी खबर जिससे अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, वो खबर यह है कि नून लीग ने इमरान खान के 3 खिलाड़ियों को तहरीक इंसाफ की 3 विकेटों को निशाने पर रख लिया है। तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी अभी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपको आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे, और दूसरा आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल, हमारा व्लॉग पसंद आता है तो आज़ाद डिजिटल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नून लीग ने तहरीक इंसाफ की कौन सी 3 विकेटें निशाने पर रख ली हैं, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये मामला है नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का। जब इलेक्शन हो गए, पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुए और फिर 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया गया। कुछ ऐसे हल्के थे जहां पर नून लीग के कैंडिडेट्स हार गए, लेकिन उनकी तरफ से दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई, जिसमें एक NA 154 लोधरा का हल्का है, जहां पर अब्दुल रहमान कांजू जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए राना सरफराज से हार गए थे। इसी तरीके से NA 81 गुजरांवाला का हल्का है, जहां पर अजहर कयूम नारा नून लीग के कैंडिडेट थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए राना बिलाल इजाज से हार गए। इसी तरीके से NA 79 गुजरांवाला, यहाँ पर जुल्फ़कार अहमद थे कैंडिडेट, और इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए एहसानुल्लाह विर्क थे। तो 8 फरवरी के 2024 के इंतखाबात में यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए राना सरफराज नून, राना बिलाल इजाज और एहसानुल्लाह विर्क जो है वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद लीगी जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा गिनती की दरख्वास्त देते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त में नून लीग के कैंडिडेट जीत जाते हैं, इनके वोट आज़ाद उम्मीदवारों से बढ़ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि दोबारा गिनती में जो लीगी रहनुमाओं की कामयाबी थी, उसे आज़ाद कैंडिडेट जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हो चुके थे, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट दोबारा गिनती के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो 3 हल्के मैंने जिसका जिक्र किया, इस पर समाअत होती है। 3 रुकनी बेंच बनता है और इस 3 रुकनी बेंच को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़। और काजी फाइज़ के साथ बेंच में शामिल हैं नईम अख्तर अफगान साहब, तो रेगुलर बेंच में हैं, और अकील अब्बासी साहब भी रेगुलर बेंच के हैं। मैंने तो कहा था कि वो असर जो बेंच है उसकी कॉज लिस्ट मेरे पास होगी, नहीं, जो 12 अगस्त से रेगुलर बेंच शुरू होने जा रहा है उसकी कॉज लिस्ट आई है। तो होने ये जा रहा है कि लीगी उम्मीदवार जो कि दोबारा गिनती में जीत गए थे, उनकी कामयाबी को जब लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म कर दिया गया और फिर मामला लीगी उम्मीदवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में लेके आए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने इस पर समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया था। कानूनी नुक्ता दोबारा गिनती का था कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त आ जाए तो कब तक उसके ऊपर आप दोबारा रीकाउंट कर सकते हैं और कितने पोलिंग स्टेशन पे हो सकता है, कितने पोलिंग स्टेशन में नहीं हो सकता। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, एक लीगल क्वेश्चन था रीकाउंट के मामले पे। तो इस पर समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। और कल मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि लीगी रहनुमाओं के निशाने पे नून लीग के ये अपने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आ गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट आ गए हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस केस के हवाले से, तीनों हल्कों के हवाले से NA 154, NA 79 और NA 81 का जो महफूज किया गया फैसला है वो अनाउंस करने जा रही है।
फैसला कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो कामयाबी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों को, उसको टारगेट किया है लीगी उम्मीदवारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो कल इस केस का फैसला आना है 11:30 बजे। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ की विकटें गिरती हैं, जो अपील में आए हैं नून लीग के उम्मीदवार, उनको कामयाबी मिलती है, या फिर जो पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उसी स्टेटस को बहाल किया जाता है। एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने, जो मैंने जिक्र किया कि अडयाला जेल में एक नई फरमाइश का, एक नई ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। शायद कल आपने जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब की आपने गुफ्तगू सुनी हो, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बल्कि दो बातें की मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उमर अयूब साहब ने कहा कि जो फौज है, एफसी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये रियासत के मुलाजम हैं। अब मैंने अपने व्लॉग में भी बात की और डिजिटल आज़ाद मीडिया के व्लॉग में भी बात करने जा रहा हूं कि ये बात कह कौन रहा है। उमर अयूब, जिनके दादा ने पाकिस्तान में पहला मार्चरा लगाया, पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, तख्तो ताराज कर दिया, उसका पोता ये बात कर रहा है कि ये इदारे जो हैं, एफसी, फौज और एजेंसियां जो हैं, वो रियासत के मुलाजम हैं। लेकिन चलें, मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि दादे का जो जुर्म है उसका जिम्मेदार पोते को करार नहीं दे सकते। ये अलग एक बहस हो सकती है कि दादे की जायदाद में से पोते को हिस्सा मिलता है, दादे से आए वालिद को और वालिद से जाए पोते को वो हिस्सा उसको मिलता है, लेकिन जुर्म का जिम्मेदार पोता नहीं हो सकता। लेकिन कभी माफ़ी भी उमर अयूब साहब ने नहीं मांगी जो उनके दादा ने मुल्क में मार्शल लगाया था। एक तो उन्होंने ये बात की उमर अयूब साहब ने, लेकिन यहां पे उनसे चले क्वेश्चन करना बन जाता था कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो कौमी सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये रियासत के मुलाजिम है, ये बात इमरान खान साहब को भी समझा दें। ये बात इमरान खान साहब को भी समझाएं कि रियासत के जो मुलाजिम इदारे हैं, इमरान खान साहब उनके साथ ही बात क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि उमर अयूब साहब अगली सांस में ये भी कह रहे थे कि रियासत को चलाने का जो अख्तियार दिया गया है वो कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को, पार्लियामेंट को दिया गया है। तो जब रियासत को चलाने का अख्तियार पार्लियामेंट का है तो इमरान खान साहब रियासत के मुलाजमीन के साथ क्यों बात करना चाहते। रियासत को चलाने वाला जो इदारा है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में बैठे जो सियासी जमातें हैं उनके साथ फिर क्यों बात नहीं करते। उमर अयूब साहब ये बात अपने कप्तान, अपने पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान को भी समझाएं। लेकिन बहरहाल इसी गुफ्तगू में उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द जो 9 मई की सीसीटीवी फुटेज है उस हवाले से अदलिया से रजू करेंगे, अदलिया में केस करेंगे। अब नाज़रीन, खान साहब क्योंकि लाडले हैं और अनोखे लाडले हैं, माजरत के साथ कुछ दोस्तों को बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन फैक्चुअल बात कर रहे हैं। खान साहब इसलिए लाडले हैं क्योंकि फौजदारी केसेस में ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसने शवाहिद कलेक्ट करके जो भी मुल्ज़मान है, मैं इमरान खान का नाम नहीं ले रहा, मैं अमूमी तौर पे आपको एक फौजदारी केस का तरीकाकार बता रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि उसने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। शवाहिद इकट्ठे करके मुल्ज़म के खिलाफ चलान अदालत में जमा कराना होता है, और जब मुल्ज़म के खिलाफ चलान अदालत में जमा होता है उन चलान की नकूल मुल्ज़मान में तकसीम की जाती हैं, और जब चलान की कापियां तमाम मुल्ज़मान में तकसीम हो जाती हैं तो फिर फर्द जुर्म लगाई जाती है मुल्ज़मान पे। तो मुल्ज़मान के पास शवाहिद आ जाते हैं, एविडेंस आ जाते हैं, लेकिन अगर चलान में मुल्ज़म ये समझे कि इस चलान में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो कि मेरे दिफा में हो सकते हैं, वो नहीं लगाए गए, तो वो अदालत में दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन यहां पे आप देखें कि 9 मई का जो मामला है उसमें इमरान खान साहब का नाम आता है, लेकिन अभी तक किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ चलान दाखिल नहीं हुआ। किसी अदालत में ना चलान दाखिल हुआ है, ना चलान की कॉपियां इमरान खान साहब को दी गई हैं, ना इमरान खान और जो दीगर 9 मई के मुल्ज़मान हैं उन पर चार्जशीट लगाई गई है। तो इमरान खान साहब इस सारे प्रोसेस से पहले यह दरख्वास्त अदालत में देने जा रहे हैं। तो क्या अदालत इस दरख्वास्त को एंटरटेन करेगी? क्योंकि तरीकाकार तो यही है। हाँ, अगर ये दरख्वास्त इमरान खान साहब करते हैं अदालत में जाके कि मुझे तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए जो कानून 2017 का बनाया गया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, उसके तहत मैं मालूमात हासिल करना चाहता हूं, तो उसका भी एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार यह है कि पहले आप मुतलका इदारे को दरख्वास्त देते हैं, मुतलका इदारा उस दरख्वास्त का जायजा लेगा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज की दरख्वास्त की जा रही है,
آیا کہ وہ اس قانون کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ اس میں تو معلومات تک رسائی دی گئی ہے. لیکن اگر انکریمینیٹنگ ایویڈنس ہے، میٹیریل ہے، تو کیا اس تک کسی شخص کو، چاہے وہ غیر متعلقہ ہے چاہے وہ ملزم ہو، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ اس ادارے کا پھر اس درخواست کا جائزہ لینے کا اختیار ہے. لیکن خان صاحب نے کہہ دیا جی، میں نے کہا نا کہ انوکھے لاڈلے ہیں، عدالت سے رجوع کر کے جو شواہد پروسیکیوشن ابھی پیش کرنے ہیں وہ پہلے سے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں. دیکھتے ہیں خان صاحب یہ درخواست کب دائر کرتے ہیں، اور پھر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ عدالت ایسی درخواست کے اوپر کیا حکم نامہ جاری کرتی ہے، اس درخواست کا کیا کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین خفیہ ملاقات کی. ناکام ہوئی عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقات کی کوشش. یہ جو ناظرین مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے جو اعلان کیا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف برطرفی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کریں گے، الیکشن کمیشن کے ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. نہ صرف تحریک انصاف کی جو اسلام آباد کا جو چیپٹر ہے اس کی طرف سے ریفرنس سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف دائر کیے جائیں گے، بلکہ جو صوبائی چیپٹرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے الگ الگ برطرفی کے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجے جائیں گے. یہ فیصلہ بھی کیا اور اس پر تحریک انصاف نے کر کے بھی دکھایا. سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن کے ارکان کے خلاف جو شکایات تھیں برطرفی کے، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اچھا، مس کنڈکٹ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ جو عدالتی فیصلے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. اور میں اکثر یہ ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فیصلوں کے اوپر جج صاحبان پہ یا ایسی شخصیات جن کو آرٹیکل 209 کا تحفظ حاصل ہے، اس پہ آپ ریفرنس یا شکایات کا اندراج نہیں کروا سکتے. ان فیصلوں کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں. اب مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا، جب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ ڈسکس ہوا، ایک بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا تھا، ایک بھی فیصلہ. لیکن اب چلے ہیں سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن کے ارکان کے خلاف برطرفی کا ریفرنس دائر کرنے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ جانے کتنے ریفرنسز آ چکے ہیں جج صاحبان کے خلاف بھی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف، اور اس طرح کی باڈیز کے ارکان اور باقی لوگوں کے خلاف. لیکن معاملہ پینڈنگ ہے، نہ جانے کب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن اب اس کے اوپر جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آج تو چیف الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو اتنا برا لگ رہا ہے. جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے نا، تو انہی سکندر سلطان راجہ کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے پیغامات اور لوگوں کو بھجوایا جاتا تھا. اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ جو لوکل الیکشن ہے اسلام آباد کی، اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. غالباً 29 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے. خان صاحب کے دور میں الیکشن نہیں ہوئے اسلام آباد میں. تو اب پی ٹی آئی میں ہماری اتنے ذرائع تو ہیں، تعلق واسطہ تو ہے، 15-16 سال رپورٹنگ سپریم کورٹ میں کرتے ہو گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد میں پہلے بھی جب لوکل الیکشن کروانے کی بات آئی تھی تو عمران خان کی طرف سے کسی اہم شخصیت کو بھیجا گیا تھا سکندر سلطان راجہ کے پاس کہ آپ اسلام آباد کے الیکشن کو پیچھے کروا دیں، اس کا شیڈول ختم کر دیں. تو پی ٹی آئی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ نہیں مانے تھے. اس نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، ایک آئینی تقاضا ہے اور الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، اس کو میں نہیں روک سکتا. پھر دوسری مرتبہ پھر ایک اہم شخصیت بھیجی گئی، ایک آئینی عہدے پہ بیٹھی تھی، اور وہ میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، نام مجھے معلوم ہے. اور یہ بھی پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کے بڑے قریبی ذرائع بتاتے ہیں، بیرسٹر گور کے بھی، عمر ایوب کے بھی، اور خان صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں، کہ خان صاحب نے یہ جو چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے اتنے بیانات، سخت بیانات، مطلب نامناسب الفاظ کا استعمال، بلو دی بیلٹ الفاظ کا استعمال، خان صاحب نے ایک ایسی آئینی شخصیت کو بھیجا سکندر سلطان راجہ کے پاس خفیہ ملاقات کے لیے. وہ ملاقات اس کی خفیہ نہیں تھی، اس کی بھی خفیہ رہی، اور وہ بندہ گیا تھا عمران خان کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کروانے کے لیے، کوئی ٹائم لینے کے لیے کہ خان صاحب آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، وہ جو آئینی عہدے پہ بیٹھا جو شخص تھا، خان صاحب اس کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے، پی ٹی آئی ان کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے، اور اس شخصیت کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے، دھاندلا بھی کرنے کو تیار تھے، ریگنگ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، صرف اس اہم شخصیت کے لیے جو کہ آئینی عہدے پہ بیٹھی تھی. لیکن اسے بھی
پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع بتاتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ آئے ہیں لیکن میں عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، میرا منصب اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا، ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔